हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सीरीज में। जहाँ पर आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन एनालिसिस के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस किए हैं, जहाँ पे हमने फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में बात की थी। फिर हमने डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। फिर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात की। अब जब हम बात करें डिमांड और सप्लाई के बारे में, तो हमें एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट हम प्रोडक्शन के बारे में जानने से पहले हम प्रोडक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू व्हाट इज प्रोडक्शन एनालिसिस। तो सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना इज प्रोडक्शन। नाउ प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसमें आप कुछ इनपुट लेते हो और कुछ आउटपुट निकालते हो। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इनपुट इज नथिंग बट द रिसोर्सेज, और जो आउटपुट है दैट इज नथिंग बट योर ह्यूमन डिजायर्स, बेसिकली द डिमांड। जो डिमांड फुलफिल करने के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं एज अ प्रोड्यूसर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज प्रोडक्टिविटी देन? प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली कितना आउटपुट आया विद कंपेयर टू व्हाट इज द इनपुट आपने दिया। यानी कि अगर मैंने चार चार लोग लगाए, उन्होंने चार प्रोडक्ट बना दिए, तो एक आइटम पर पर्सन की प्रोडक्टिविटी हो गई मेरी। तो इसको हम वॉल्यूम में भी, फिजिकल वॉल्यूम में भी बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ये दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज प्रोडक्टिविटी, एक होती है मार्जिनल। एवरेज प्रोडक्टिविटी में हम क्या करते हैं, बेसिकली जितना भी टोटल आउटपुट आया उसको टोटल जितना भी इनपुट है उससे डिवाइड कर दो, दैट इज योर एवरेज प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर मार्जिनल की बात करें, एज रिमेंबर मार्जिनल इज डिफरेंशियल। सो बेसिकली डिफरेंस इन द आउटपुट विद द चेंज इन द इनपुट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जैसे कि मान लीजिए अगर चार लोग मिलके चार आम खाते हैं, या चार लोग मिलकर के चार पेन बनाते हैं, पांच लोग मिलकर के सात पेन बनाते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 3/1 हो गई, दैट इज 3, और टोटल प्रोडक्टिविटी 7/5 हो गई, विच इज 1 पॉइंट समथिंग। So that is how you have to calculate 1.4. So average is total divided by total, while marginal is differential divided by the differential. Now क्या क्या इनपुट होते हैं, हमने इनपुट की बात की। इनपुट टिपिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो आपको याद होगा, लैंड, लेबर, मैनेजरियल एबिलिटी और टेक्नोलॉजी और कैपिटल, ये सब होते हैं। बट इसमें भी दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड वो होते हैं जिनको हम किसी भी टाइम पे एकदम से चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना एक प्लांट खरीदना है या मशीनरी खरीदनी है, यू कांट जस्ट जस्ट बाय जस्ट लाइक दैट, और ये कॉस्ट बहुत जाते हैं। वेरिएबल वो होते हैं कि आपने लेबर मार्केट से हायर करनी है या फिर आपको कैपिटल बढ़ाना है, ये वेरिएबल है, ये क्या आप घटा बढ़ा सकते हो इजीली, while as compared to the fixed one like land or your plant or your machinery which is quite fixed in nature। तो उतने उतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं कर सकता, करते भी हो तो बहुत ही हाई प्राइस होता है, जैसे जमीन बहुत महंगी पड़ रही है। नेक्स्ट आपका टाइम पीरियड। इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करते समय या प्रोडक्शन के लिए डिस्कशन करते समय हमें तीन तरह के टाइम पीरियड होते हैं। एक होता है टेम्परेरी मैम, ये बहुत कम यूज़ होता है। बेसिकली इसको आप ये समझ सकते हैं कि अगर सप्लाई एकदम डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, तो वी कांट चेंज द सप्लाई टू फुलफिल दैट नीड जस्ट बिकॉज सम सडन रिक्वायरमेंट। उस समय आप इसको टेम्परेरी मैम बोलते हैं और इसको आप इग्नोर मारते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन शॉर्ट रन वो होता है जहाँ पे आपका एक इनपुट फिक्स रहता है कि यार ये इतना ही रहेगा, बट मेरे को सडनली फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे एक पर्टिकुलर मंथ में मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन, और उसके लिए मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। सिमिलरली लॉन्ग रन, जिसमें कई सारे इनपुट चेंज सकते हैं, आप प्लांट भी बढ़ा सकते हो, बेसिकली फिक्स वेरिएबल सब कुछ बढ़ा सकते हो, डजेंट मैटर ना। अगर आप देखोगे तो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब इसका डिफाइन पीरियड 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एक हफ्ता, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल? तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री यू आर इन, वो होगा। अगर आपको कुछ डिफरेंस लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग रन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी। नाउ आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। जब हमने प्रोडक्शन की बात की, प्रोडक्शन एक फॉर्मूला होना चाहिए हाउ द प्रोडक्शन वर्क्स। तो प्रोडक्शन बेसिकली एक प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम देखेंगे, तो ये एक बेसिकली रिलेशनशिप है इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना इनपुट जाने पे कितना आउटपुट आएगा, उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं Q इज इक्वल टू एफ ऑफ एल डी एल के एम एन टी, जहाँ पे Q आपका आउटपुट है, एल डी हमने बात की थी लैंड है, एल इज योर लेबर, के इज योर कैपिटल, एम इज योर मार्जिनल एबिलिटी एंड मैनेजरियल एबिलिटी, एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी।
अगर आप देखोगे कुछ असम्पशन्स लेते हैं इसमें, टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये डिविजिबल नंबर होनी चाहिए एंड जो फिक्स कंपोनेंट है लाइक लैंड एंड मैनेजरियल एबिलिटी जनरली चेंज नहीं होते हैं। तो बेसिकली यू हैव ए चेंजिंग और एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है लेबर और कैपिटल में, बट ऐसा नहीं कि आप लेबर बिल्कुल खत्म कर दो और कैपिटल कर दो। दैट इज नॉट गोना वर्क अंटिल अनलेस यू आर गोइंग फॉर एन ऑटोमेशन ऑफ कोर्स। एंड इनएलास्टिक सप्लाई हम अज्यूम कर रहे हैं फॉर द फिक्स फैक्टर्स सो दैट हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। अगर हम इस तरह से चलते हैं तो हमारा ये फंक्शन शॉर्ट होकर के 2 पैरामीटर्स में रह जाता है, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, बिकॉज लैंड इज समथिंग आप इसे एक तरह से फिक्स फैक्टर मान सकते हो, मैनेजरियल एबिलिटी भी एक तरह का फिक्स फैक्टर है। आप अज्यूम करके चल रहे हो कि आपका मैनेजमेंट नहीं जाने वाला है। टेक्नोलॉजी आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो तो आपका 2 ही फैक्टर रह जाते हैं, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। अब अगर हम इस फंक्शन को से अगर हम कुछ आउटपुट जनरेट करना चाहें तो एक तरफ हम कैपिटल ड्रॉ कर लेते हैं, एक तरफ लेबर ड्रॉ कर लेते हैं। और एक बात करते हैं नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग फर्म की, जहाँ पे अगर आप 1 लाख से 7 लाख तक डिफरेंट वैल्यू लगाते हो और 1000 से लेकर 8000 तक डिफरेंट लेबर लगाते हो तो आपका पर मंथ आउटपुट क्या आता है। तो अगर आप देखोगे कि 1 लाख लगा करके 1000 लेबर ने 4000 नोटबुक बनाई। वहीं अगर आप देखोगे तो 6 लाख पे 6 लाख लगा करके आपके 2 लेबर ने 52,000 नोटबुक्स बनाई। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर आपको 52,000 बनाना है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस इस ग्रिड के अकॉर्डिंग। चाहे आप 6 लाख लगा करके 2000 की लेबर लगा लो, चाहे 4 लाख लगा के 3000 की लेबर लगा लो, 3 लाख लगा के 4000 की लेबर लगा लो, 2 लाख लगा के 6000 की लेबर, या फिर 2 लाख लगा के ही 8000 की लेबर। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको समझते हैं आगे। So as a producer, what is my goal? As a producer, my goal is very simple, to fulfill the demand of the market that is needed, and not just today but future also. So I will look on the trend and all. So इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोडक्शन एनालिसिस। अब प्रोडक्शन एनालिसिस यूज कर पहले तो समझना पड़ेगा प्रोडक्शन एनालिसिस क्या है। बेसिकली एक इंजीनियरिंग नॉलेज की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जो भी हमने डिस्कस की 52,000 बनाने के लिए, उन सब जो है वैल्यूज को या पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना व्हाट इज द बेस्ट थिंग कंसीडरिंग यू हैव द इंजीनियरिंग नॉलेज। सो टेक्नोलॉजी रिमेन्स। तो सबसे बड़ा चैलेंज प्रोड्यूसर के लिए ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि क्या कॉम्बिनेशन बेटर है, कौन सा फिक्स कंपोनेंट कितना रखना है, वेरिएबल कंपोनेंट में कितना ज़्यादा कितना कम, कौन सा पोर्शन कितना। तो दैट इज द क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड। तो इसका आंसर हमें मिलता है दो तरह से। अभी आपको याद होगा हमने टाइम पीरियड की बात की थी, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, दोनों में अलग अलग होता है। क्योंकि शॉर्ट रन में आपका एक इनपुट फिक्स हो जाता है, दूसरे इनपुट पे काम करते हो। लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल होता है, तो देयर इज अ डिफरेंस। मान लीजिए आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो वहाँ पर आप लॉन्ग रन की बात करोगे, या आपको कंसिस्टेंटली मीट करना है। और अगर आपको 1 या 2 महीने, अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, लेट अस टेक इस एग्जांपल में 1 से 2 महीने के पीरियड एक आपका शॉर्ट रन होता है, उस पीरियड के अकॉर्डिंग आप करना है। तो शॉर्ट रन के लिए हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देन फॉर लॉन्ग रन वी हैव आइसोकॉन्ट एंड रिटर्न टू स्क्रीन। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। तो अगेन सेम डायग्राम हम लेते हैं, फंक्शन वही है। इसमें हम अज्यूम करते हैं हमारा कैपिटल इज फिक्स, क्योंकि टिपिकली हम बिजनेस में बहुत फ्रीक्वेंटली कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो व्हाट विल डू इज हम लोग क्या करेंगे कि हम लेबर को घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस पीरियड में लेबर आसानी से मिल सकती है। नाउ कितना पोर्शन बढ़ाना चाहिए, एक अगर हम कैपिटल को फिक्स कर लेते हैं लेट्स से 2 लाख पर, तो अगर हमें एक 8000 नोटबुक्स बनानी है, 18000 बनानी है, 29000 बनानी है, कितनी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग हम लेबर डिप्लॉय कर सकते हैं ना। कितना लेबर डिप्लॉय करने पे कितना चेंज आएगा मेरे टोटल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रोडक्ट और टोटल आउटपुट। टोटल प्रोडक्ट की फॉर्मूला है एफ इज टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एफ क्यू। बेसिकली सिंपल सा है, 2000 लोगों ने 18000 नोटबुक्स बनाए, तो दैट इज माई टोटल प्रोडक्ट इज 18,000 है, अगर हम सेकंड कॉलम की बात करें। सिमिलरली अगर कुछ चेंज होता है, मान लीजिए 2 से 3 कर लेते हैं, तो कितना चेंज आएगा, कितना मार्जिनल चेंज आएगा, कितना एवरेज चेंज आएगा। जैसे प्रोडक्टिविटी था, जैसे हमारा डिमांड में था, ऐसे ही यहाँ पर हमारा मार्जिनल चेंज इज वेरी सिंपल, चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय द चेंज इन द लेबर, एंड एवरेज प्रोडक्ट इज चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, सॉरी टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय द लेबर। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर 3 की बात करें, 29,000 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो अराउंड 9.67 के आसपास आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। बट अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, दैट इज 11 डिवाइड बाई 1, दैट इज 11K। सो दैट्स हाउ द डिफरेंस विल वर्क। नाउ इसको और डिटेल में समझते हैं। अगर हम 0 to 8 की टेबल को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं, अगर 1 से 2 पे जाते हैं तो मार्जिन हो जाता है 8 to 18, दैट इज 10, वाइल एवरेज हो जाता है 18 डिवाइड बाई 2।
सिमिलर वे में हम टेबल को और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज लेबर, जब तक आप 4000 की लेबर लगा रहे हो तब तक आपका एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, इसे हम स्टेज 1 बोलते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे चल के। सिमिलरली इसके बाद वो नीचे डिप होना शुरू कर देता है एवरेज प्रोडक्ट। वो एवरेज प्रोडक्ट डिप होता है जब तक कि आपका मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट ना हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे दे सकते हो 7 के लेवल पे 56 के आपका मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट है। तो इस पॉइंट के बाद हमारा स्टेज 3 शुरू हो जाता है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका निगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम एक ग्राफिकल फॉर्म में समझते हैं। तो हमने 3 डायग्राम ड्रॉ कर लिए, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ना अब अगर हम देखते हैं कि जिस भी हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में रिलेशनशिप है, पहले एक पॉइंट तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है। एक पॉइंट पे दोनों इक्वल होते हैं और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे गिरने लगता है। जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम होता है तो एवरेज प्रोडक्ट नीचे जाने लगता है ना। जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट होता है उसे हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट के बाद रैपिडली आपका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। देन जैसे हमने बात की थी, एक पॉइंट था जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं और जहाँ एक पॉइंट और ढूंढ लेते हैं जहाँ पर कि हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। अभी 3 सेक्शन बन जाते हैं हमारे ग्राफ में। तो पहले सेक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। इस सेक्शन में क्या होता है, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने को एस्टेब्लिश कर रही है एंड यू जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज, कीपिंग द मशीनरी एंड एवरीथिंग फिक्स्ड। बेसिकली आप उस आइडल जिस टाइम पे मशीन आपकी आइडल है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। सो दैट इज हाउ योर रेवेन्यूज और प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। नाउ स्टेज 2 में क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होने लगता है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप क्या होगा कि आपने सारे लेबर यूज कर लिए एंड वो आप तब तक यूज करते जाते हो जब तक कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर लेते। मान लीजिए पहले आप एक शिफ्ट में काम कर रहे, फिर आप 2 शिफ्ट पे चले गए, फिर आप 3 शिफ्ट में काम करना शुरू कर गए। लेकिन 3 शिफ्ट के बाद क्या हुआ, अब आपके पास मशीन ही खत्म हो गई। यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद आप अगर चौथी शिफ्ट के लोगों को हायर भी कर लोगे तो मशीनरी नहीं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट गेटिंग द नेगेटिव रिटर्न्स एंड your marginal product is started going down because low labor तो है आपके पास, but they will not be able to produce anything because आपके पास मशीन नहीं है, that is fixed proportion। तो that is how it works। इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बोलते हैं। इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, बेसिकली हमें किसी प्लांट की कैपेसिटी जाननी हो कि एक प्लांट पे हमारा मैक्सिमम कितना आउटपुट हो सकता है, या फिर हमें जानना हो कि यार क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल का हम लगाएं कि हमारा बेस्ट रिटर्न मिले, उसके लिए एज ए मैनेजर आप इसको यूज कर सकते हो। अब लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन में क्या करते हैं, आईएसओ क्वांट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। विल टॉक अबाउट द रिटर्न स्केल लेटर। आईएसओ क्वांट एनालिसिस के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब हमारा लेबर और कैपिटल दोनों चेंज होने लगे, यानी कि इस टेबल में अगर हम सेम टेबल यूज कर रहे हैं, तो अगर हम कोई भी दोनों वैल्यू एक साथ चेंज कर दें तो कितना इम्पैक्ट आएगा। तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है जब टेक्निकल पॉसिबिलिटी सब्स्टिट्यूशन की कितना किसका कॉम्बिनेशन बनाए, उसको हम बोलते हैं आईएसओ क्वांट। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमें एक अचीव आउटपुट अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल 52 के अचीव करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, या दूसरा ये है कि यार मेरे को ना 52 अचीव करना है, मेरे को कॉस्ट किसमें सबसे कम लगेगी। 2 पॉसिबिलिटीज में हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देन कम्स द आईएसओ कॉस्ट, जहाँ पे प्राइस फैक्टर इन्वॉल्व होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अभी हमने बात की थी कि 52,000 के लिए। अब हम एक काम करते हैं, 2 चीज़ों के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, 52,000 एंड 64,000। उसका आईएसओ कॉन्ट ट्राई करते हैं। आईएसओ कॉन्ट क्या है, बेसिकली इट्स अ लोकस, जहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन में कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसको कैसे एनालाइज करना है। ये 3 तरह का हो सकता है, कॉन्वेक्स, राइट एंगल एंड लीनियर, बेस्ड ऑन कितना सब्स्टिट्यूशन हमारे पास अवेलेबल है या कितना डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है, कितना चेंजेस हम सब्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं कंपैरेटिवली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट की। कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट में क्या होता है, हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमारे पॉइंट ए बी सी डी डिनोट करते हैं 52 के प्रोडक्शन को, वाइल ई एफ एंड जी डिनोट करते हैं 64 के प्रोडक्शन को। ये ग्राफ अगर आप देखोगे, इट इज अ वेरी स्ट्रेट, स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस। एंड इस कर्व को अभी आप जब भी देखोगे, इनका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड्स होगा और टूवर्ड्स राइट होगा। तो दैट इज अ की प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट। इसमें इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं टर्म मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस रेट पे आपका चेंज हुआ कैपिटल वर्सेस दूसरा वेरिएबल, वो हमारे इस केस में लेबर है। तो अगर आपने कैपिटल वर्सेस लेबर लिया तो कैपिटल एंड लेबर, कोई और 2 फैक्टर लोगे तो आप वो 2 फैक्टर हो जाएंगे, उनका डिफरेंशियल एट एनी पॉइंट। फॉर एग्जांपल A टू B जानने के लिए
पॉइंट ए पे हमने 6 लाख की कैपिटल ली थी, से उससे पॉइंट बी पे हमने 4 लाख की कैपिटल ली, दैट इज 2 लाख का डिफरेंस। इसको भी हम इस टेबल से समझ लेते हैं कि जैसे हमने 52 यूनिट्स के लिए हम जो कॉम्बिनेशन लिए थे, तो ये हमारे ए बी सी डी एंड ई 5 कॉम्बिनेशन है। पहले तो ऑब्वियसली पहले पॉइंट पे तो हम एमआरटीएस कैलकुलेट नहीं करेंगे, सेकंड पॉइंट पे डेल्टा में देखेंगे तो 6 लाख से 4 लाख पे आ गया, दैट इज -2 एंड लेबर 2 to 3 हो गई, दैट इज 1। सो -2 डिवाइड बाय 1 इज योर एमआरटीएस। नाउ पॉइंट सी पे ये चीज 4 से 3 एंड 3 से 4 हो जाती है, बट अगर हम पॉइंट सी को पॉइंट ए के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज हमारी -3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। सिमिलर वे हम डी और ई के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डी से ई जाने में हमारी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, दैट्स व्हाई इट इज 0। सो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट। बाकी आइसोकॉन्ट हमने बात की थी कि राइट एंगल और लीनियर के लिए। तो राइट एंगल में टिपिकली हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एक सब्स्टिट्यूट के लिए यूज होता है, एक हमारा सॉरी एक सब्स्टिट्यूट के लिए यूज होता है और दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है। सी पेपर एंड कवर, नोटबुक का पेपर और नोटबुक का कवर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस केस में हम यूज करते हैं राइट एंगल, क्योंकि अगर आप पेपर की क्वांटिटी बढ़ा भी दोगे तो कवर पे फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली कवर अब बढ़ाओगे तो पेपर पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट बोलते हैं, और दोनों चीजें एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, दे नेवर कम अगेंस्ट ईच अदर, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल आइसोकॉन्ट। दूसरा होता है कि नेचुरल गैस या कोल का एक एग्जांपल लीजिए। एक नेचुरल गैस अगर आप यूज कर रहे हो एज ए फ्यूल या फिर कोल एज ए फ्यूल, अगर नेचुरल गैस नहीं तो फ्यूल यूज कर लो, सो दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमारा लीनियर ग्राफ बन जाता है, इसे हम लीनियर आइसोकॉन्ट बोलते हैं ना। टिपिकली हम यूज सबसे ज्यादा करते हैं कॉन्वेक्स वाला। राइट एंगल और लीनियर आर वेरी रेयर टू यूज, अगर until unless you have a perfect substitute or perfect complement। now इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रोडक्शन करने में आपको ये ग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा, जहाँ पर हमने बात की कि कॉन्वेक्स डायग्राम लेते हैं। अब इसको हम और थोड़ा समझते हैं कि एक ओ पॉइंट से एक टी पॉइंट पे हम एक लाइन ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ओ से एस। इन दोनों लाइन के बियॉन्ड अगर आप देखोगे क्या होगा, एक तरफ अगर आप कैपिटल बढ़ा भी रहे हो तो भी आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरी तरफ आप लेबर बढ़ा रहे हो लेकिन फिर भी प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो कोई भी कंपनी नहीं जाएगी। और इसीलिए हम ओ से टी, ओ ई एफ जी एच टी और ये ओ से एस की लाइन को, इस बीच में ही आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है। इन लाइंस को हम बोलते हैं रिज लाइंस। सो रिज लाइंस ऑफ इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। तो रिज लाइंस के अंदर ही इकोनॉमिक रीजन प्रोडक्शन होता है, बाकी जगह प्रोडक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इट इज नॉट ए प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव। नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर हमें इसके लिए ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं इसमें, तो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन। उसके लिए हम लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक टोटल कॉस्ट की लाइन आ जाती है, दैट इज 50 रुपीज़ में हमें करना है, या 50,000 या फिर 40,000। तो हमने इस एक लाइन ड्रॉ कर ली इस कॉन्वेक्स से, जिसको हम आइसो कॉस्ट लाइन भी कहते हैं ना। मैक्सिमम आउटपुट के लिए, यानी कि अगर हम 50 में सबसे ज़्यादा आउटपुट लेना है तो अगर हम देखेंगे तो 50 में 3 पॉइंट्स पे हमारा क्यू पी एंड आर, इन 3 पॉइंट्स पे हमारा 50 रुपीज़ का लाइन कट कर रहा है। पहला पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन हमारा 52 है, दूसरे पॉइंट आर पे भी 52 है, लेकिन अगर हम पॉइंट पी पे जाएंगे तो वहाँ पे 64 है। तो 64 यूनिट्स इज द प्राइस दैट वी आर गोना टेक। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट पी इज द वैलिड पॉइंट, और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर हम प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें, एमआरटीएस शुड बी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ के, जहाँ पे डब्ल्यू इज द प्राइस ऑफ लेबर पर यूनिट एंड आर इज द प्राइस ऑफ कैपिटल पर यूनिट ना। अब वो लैक्स हो सकता है, करोड़ हो सकता है, थाउजेंड हो सकता है, दैट्स नॉट गेटिंग दैट, पर यूनिट प्राइस उसका रेशियो। सेम चीज के अगर हम बोले कि हमें एक फिक्स कॉस्ट के अंदर करना है, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, तो फिर हम उस चीज के लिए देखते हैं क्यू पी डैश एंड आर। यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे कम कॉस्ट 40 रुपीज़ है और उस पर ही मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है 52 का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है पी डैश पॉइंट को ले लेंगे। तो ये पॉइंट हमारा कहलाता है। इसको हम समझने के लिए अगर हम देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसी फॉर्मूला को हम रीराइट कर लेते हैं, MPL डिवाइड बाय द W विच इज, अगर हम बात करें लेबर की कॉस्ट पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय द पर यूनिट कॉस्ट, सिमिलरली हैज टू बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय द per unit cost of capital. So that is how you calculate
द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन यू आइडेंटिफाई, और इसी को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नाउ इन दोनों के स्लोप को अगर हम समझें, एमआरटीएस का जो स्लोप होता है दैट इज आइसोकॉन्ट कहलाता है, यानी कि जिस पॉइंट पे जो हमारा स्लोप कर्व वाला है उसको हम एमआरटीएस या उस स्लोप को हम एमआरटीएस से कैलकुलेट करते हैं, जबकि आइसो कॉस्ट को हम डब्ल्यू डिवाइड बाई आर से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे प्राइस ऑफ यूनिट इनपुट in variable 1 and variable 2 is equal और ratio is equal, so that is called isoquant. अब इसको और समझते हैं, आइसोकॉन्ट एनालिसिस क्या है। अभी हमने सारे फैक्टर्स समझ लिए, आइसोकॉन्ट एनालिसिस समझने के लिए हम क्या करते हैं, विल मूव टू द कर्व्स, ईच कर्व, लेट्स टेक ईच कर्व फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज एंड उस पर हम आइसोकॉन्ट ट्राई कर लेते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन्स ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट लाइन्स है। अगर आप देखोगे ये सारे P1 P2 P3 पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो दैट इंडिकेट्स कि हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों ही फैक्टर बढ़ रहे हैं, प्राइस भी सॉरी लेबर भी और कैपिटल भी, दोनों आप बढ़ा रहे हो एंड आपका यू आर ग्रोइंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। सो दिस इज हाउ यू ग्रो इन दिस पार्ट। सो इसको हम कहाँ यूज करते हैं आइसोकॉन्ट एनालिसिस को, जब हमें कभी भी रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना हो या दो रिसोर्सेज के बीच में ट्रेड ऑफ करना हो, तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू यूज आइसोकॉन्ट। एज वेल एज जब भी आपको कभी कोई डिसीजन लेना हो मैनेजरियल इनपुट से लेकर कि अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करनी है कि नहीं करनी है, आप ट्रेंड ऑब्जर्व करते हो, देन यू चूज कैसे आप बढ़ाते हो। अब आप बढ़ने के बाद आप क्या करोगे, यू हैव टू कम टू रिटर्न टू स्केल बिकॉज यू आर इन टू लॉन्ग रन नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व इट मल्टीपल टाइम्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा लॉन्ग रन के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। दे हैव टू बी टेकन कंसीडरिंग ऑल फैक्टर्स इन माइंड, यू कैन नॉट कीप ओनली वन फैक्टर इन माइंड। सेकेंडली, change of scale, you have to understand that it has to take proportion of each input that is getting changed. तो इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। परसेंटेज में मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम, परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट वर्सेस परसेंटेज चेंज इन द इनपुट। अब ये तीन तरह से हो सकता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। कांस्टेंट इंक्रीज रिटर्न में क्या होता है, आपको परसेंटेज चेंज इन इनपुट और आउटपुट बराबर हो जाएगा, सो दैट इज योर बैलेंस्ड। इंक्रीजिंग में क्या होगा, वही अगर आपका आउटपुट बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू इनपुट, मान लिया आपने 5% इनपुट डाला 10% प्रोडक्शन बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर आपने 10% इनपुट डाला 5% ही आउटपुट बढ़ा तो उसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। सो एक बार हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्शन एनालिसिस में क्या क्या हमने डिस्कस किया। हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टेम्परेरी रन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, 2 पॉइंट्स पे, सिंगल पॉइंट पे, मल्टीपल पॉइंट पे, टोटल एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। देन हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या डिमिनिशिंग रिटर्न, जहाँ पे हमने 3 स्टेजेस डिस्कस की थी। स्टेज 1 में रिटर्न्स बढ़ते हैं, स्टेज 2 में यू गेट मैक्सिमम आउटपुट बट योर एवरेज प्रोडक्ट स्टार्टेड गोइंग डाउन, एंड स्टेज 3 में हमारा नेगेटिव रिटर्न्स आता है। Then we talked about isoquant and ridge lines. We talked about MRTS जहाँ पे हमने स्लोप की बात की थी। फिर हमने बात की थी आइसो कॉस्ट लाइन्स के बारे में। फिर हमने प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट समझा था कि कैसे होता है एंड हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड्स या एक्सपेंशन पाथ क्या होता है एज ए प्रोड्यूसर। देन वी टॉक्ड अबाउट द रिटर्न टू स्केल, जिसमें हमने कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न की बात की। अगर आपको वीडियो लाइक की सो विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, और जितना आपको हो सके कमेंट दीजिए अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।